गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था मैकेनिक्स। आई होप आपको इससे पहले वाला वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको दोबारा से या तो कमेंट के थ्रू या फिर अलग से कोई वीडियो बनाकर उसको समझा दूंगा। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ, और पढ़ने का सही तरीका यही है, आप जितना ही पढ़ें, आप चाहे दिन में 10 की जगह 5 चीज़ पढ़ें, लेकिन हम पाँचों चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लें तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी रिवाइज़ कराता हूँ फिर से जो जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है ना। तो यांत्रिकी किसे कहते हैं? पिंड पर लगने वाले, किसी पिंड पर लगने वाले बल और उनके उस पिंड पर लगने वाले उन बलों के कारण प्रभाव, उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका वर्गीकरण। तो मैकेनिक्स का वर्गीकरण क्या होता है? तो मैकेनिक्स के वर्गीकरण क्या, एक स्टैटिक्स था, दूसरा था डायनेमिक्स। पहला था स्टैटिक्स, जिसमें था स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान मतलब वस्तु रुकी हुई हो तब उस पर जो जो बल लगेंगे हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो तब उस पर लगने वाले बलों को जो भी होगा उनको हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में, गति विज्ञान में। उसके बाद गति विज्ञान के हमने फिर दो फर्दर डिवीजन किए थे। पहला था आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा था काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो होता है आपका, काइनेमेटिक्स होता है प्योर डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का दूसरा नाम और बताया था मैंने, प्योर डायनेमिक्स। प्योर डायनेमिक्स होता है आपका कि जिसमें हमें केवल और केवल गति की स्टडी करनी होती है, आपको फोर्सेस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था न्यूटन के नियम, न्यूटन की गति के नियम, तो उसमें केवल गति हो रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था किस वजह से गति हो रही है, हमें उससे लेना देना भी नहीं था कुछ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हमने बल प्लस गति दोनों पढ़ी थी। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई कितने सेंटीमीटर, कितने हाइट से हमने फेंका, कितने देर में जाके गिरेगा वो, और कितने स्पीड से गिरेगा, तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ेंगे। और बाकी सब चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में भी हम यही चीज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको पिंड क्या होता है। तो पिंड मैंने बताया था कि जब हम किसी वस्तु पर, कि कोई भी ऐसी वस्तु है या कोई मैटर है, कोई भी चीज़ है जिस पर हम ग्रुप ऑफ मैटर है जिस पर हम स्टडी फोकस होती है, हम जिस पर स्टडी करते हैं उसको हम बोल देते हैं पिंड, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मार्कर लूँगा तो मार्कर मेरे लिए पिंड हो जाएगा, इस पर स्टडी करूँगा तो ये मेरे लिए पिंड हो जाएगा। तो पिंड हमारा क्या होता है, कोई वस्तु जिस पर हमारी स्टडी फोकस्ड हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था पिंड के प्रकार। पहला पिंड था आपका रिजिड बॉडी, दूसरा था डिफॉर्मेबल बॉडी, तीसरा था फ्लेक्सिबल। रिजिड बॉडी जिसके कितना ही हम बल लगा लें वो उसके जो अंतराल दूरी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और जो डिफॉर्मेबल बॉडी थी उसकी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और फ्लेक्सिबल बॉडी थी, जब फोर्स लगाएंगे तब तो चेंज होगी, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा लेंगे तो फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। इतना सब कुछ मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आपको यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स बताया था कि जो मैकेनिक्स है उसका यूज़ क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं मैकेनिक्स को, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको रिवीजन बताया, जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब आगे चलते हैं हम दूसरी जो नया टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो इसके बाद हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, परिभाषाएं। तो ये सब चीज़, ये थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। ये सब 9th-10th में चीज़ें आती हैं, लेकिन फ्री में जब ये आपके सिलेबस में है तो इसको मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपका पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले है आपका पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम कण। पार्टिकल या कण, तो किसी भी कोई भी वस्तु आपने देखा होगा, जब कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो कण क्या होगा, कण क्या है आपका मैटर यानी कि द्रव्य का छोटे से छोटा भाग, यानी कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा जिसके आप ना तो आकार बता सकते हैं ना माप बता सकते हैं, लेकिन उसमें वेट तो होता है, लेकिन उसके ना तो आप आकृति बता पाओगे ना आकार बता पाओगे। तो पार्टिकल क्या होता है आपका, मैटर के, यानी कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य के इतना ज़्यादा छोटा कण जिसका आप क्या कर सकते हैं, ना तो आकार निकाल सकते हैं ना आकृति बता सकते हैं,
लेकिन उसमें वेट होता है, ये इंपॉर्टेंट आपका वेट होता है। जैसे आपका ये वाइट बोर्ड है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बना होगा, तो उनका भाई वेट होगा तभी तो इन सब का वेट होगा, इस पूरे का वेट होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि है तो उसका वेट तो है, लेकिन अगर हम इसका छोटा सा पार्ट ले लें तो उसका आप ये नहीं बता पाओगे कि आप ये गोल है कि चौकोर है, कितनी मोटा है, इसकी कितनी चौड़ाई है। तो जब बहुत छोटा पार्टिकल हो जाएगा तो हम उसको नहीं, जैसे आपका धूल का कण होता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा पार्टिकल। इसके बाद दूसरा, इसके बाद है आपका मैटर, ठीक है ना, द्रव्य। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, द्रव्य को। देखिए मैटर क्या होता है, जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके जो भी सराउंडिंग में है वो सब की सब क्या है, हमारा मैटर है, ठीक है। सीधी सी बात है कि जो भी आपके आसपास है वो सब मैटर है, आप बस इतना समझ लीजिए। अब द्रव्य क्या होगा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, जो हमारे सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रिय, तो जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ये उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हवा है, हवा भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है, हवा भी क्या है, एक मैटर है। आपके जो भी चीज़ है, आप चाहे ये मार्कर है, ठीक है, ये ब्लैक वाइट बोर्ड है, या कुछ भी चीज़ है, आपके आसपास जितनी भी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम छू नहीं सकते, हवा को हम ऐसे छू थोड़ी सकते हैं, लेकिन वो है, लेकिन ठीक है ना, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ हमारे ज्ञानेंद्रियों को, यानी ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों को जो भी हमारे इफेक्ट करता है, नहीं जो भी प्रभाव डालता है, उसको बोलते हैं हम मैटर, ठीक है। अब ये हमारे द्रव्य के हमारे क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे अब तक 3 प्रकार, लेकिन अब 3 प्रकार नहीं रह गए हैं, अब इसके हो गए हैं 5 प्रकार। तो द्रव्य जो होता है हमारे, इसके होते हैं हमारे 5 प्रकार, ठीक है। अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं रहे हैं, सॉलिड, इसके बाद है आपका लिक्विड, फिर है आपका गैस, फोर्थ है आपका प्लाज्मा, फोर्थ है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। पहला है आपका ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं हिंदी में, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को यही बोलेंगे हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैटर है, अब तक आपने पढ़ा होगा मैटर के 3 प्रकार के, भाई द्रव्य जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके कितने हैं, 5 प्रकार के। पहला है आपका सॉलिड, ठीक है, आपकी डेफिनेशन ये आती है एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो सॉलिड क्या होता है हमारा, आपने अब तक पढ़ रखा होगा, वैसे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वे वस्तुएं जिनके आकार, समझिएगा, आकार व आकृति। अब देखिए आकार और आकृति में, आकार और आकृति और उसकी जो परिमाप होती है, जो भी उसकी माप होती है, वो क्या होती है, उसकी फिक्स होती है, ठीक है ना। इनका आयतन फिक्स होता है, अगर लिख लें तो हम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आकार, आकृति, ठीक है ना। आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। आकार हमारा अलग होता है और आकृति अलग होती है, ठीक है ना। आकार होते हैं उसको जो नापते हैं उसके हिसाब से देखते हैं हम, और आकृति होती है वो दिखती किस तरीके, चौकोर मतलब वृत्त दिखती है, चौकोर दिखती है, आपका घनाभ दिखती है, घन दिखती है, ये हमारी आकृति होती है। और आकार होते हैं उसकी जो माप होती है, उनको निकालते हैं, उसको हम आकार बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है हमारा, ये डिफाइन होगा, मतलब फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, आकार फिक्स होगा, आकृति फिक्स होगी, ठीक है। अब लिक्विड जो होते हैं हमारे, लिक्विड देखिए, लिक्विड हमारा क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, वॉल्यूम तो हमारा फिक्स होगा, लेकिन ना तो आकृति निश्चित होगी और ना ही आकार, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टी लिख के आनी है जब आपके एग्जाम में अगर आता है तो लिक्विड आपका क्या होता है, द्रव। द्रव का मतलब वो, इनका क्या होगा, वॉल्यूम आपका जो होगा फिक्स होगा, लेकिन आकृति और आकार ये निश्चित नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैंने ग्लास के अंदर पानी भर लिया तो वो ग्लास का शेप ले लेगा,
ठीक है ना, उसका साइज भी सेम हो जाएगा उसी हिसाब से। अगर हमने उसको ग्लास की जगह पे चायदान में डाल दिया या किसी भी चीज़ में डाल दिया तो उसका क्या होगा उसी का, लेकिन वॉल्यूम उसका निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लीटर पानी बड़े गिलास में किसी एक गिलास में डाला तो 1 लीटर का 4 लीटर हो गया, नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या, तो वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब में जो निकालते हैं हम, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, लेकिन आकार और आकृति निश्चित होगी। उसके बाद एक चीज़ और होती है आपकी, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड पे हम जब बल लगाते हैं तो बहुत जल्दी विरूपित नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो बहुत जल्दी विरूपित हो जाते हैं, ठीक है, उनमें शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसके बाद आती है हमारी गैस। तो गैस में हमारी तीनों चीज़ निश्चित नहीं होती, वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, शेप भी निश्चित नहीं होता और आकार भी निश्चित नहीं होता, या साइज जो भी है साइज, इन तीनों में से कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। ना तो वॉल्यूम निश्चित होगा, ना शेप निश्चित होगा, ना साइज निश्चित होगा। अब देखिए कैसे, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हम देखते हैं, देखिए इसमें ज़्यादा मिसकंसेप्ट होता है कि वॉल्यूम, बहुत से लोग ये बहुत से स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि वॉल्यूम जो है हमारा फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जैसे मेरे पास मान के चलिए 1 मीटर क्यूब के किसी बॉक्स में गैस भरी हुई है हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन को अगर मैं 1 मीटर क्यूब की जगह पे अगर 5 मीटर क्यूब में रखूँगा तो उसके अणु क्या होंगे, रैंडम मोशन करते रहते हैं हमेशा, तो वो क्या करेंगे, फैल जाएंगे और फैल के उस पूरे उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम था वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर का 5 लीटर, सही है। जैसे हम, और इसका देखिए परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा कि मान के चलिए मेरे पास 1 मीटर क्यूब का कोई वो बर्तन है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, उसको अगर मैं 5 मीटर क्यूब के बर्तन में भर दूँ, 5 मीटर क्यूब के बर्तन में भर दूँ, तो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो 1 मीटर क्यूब रहेगी, नहीं, गैस है। गैस क्या करेगी, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, जितना वॉल्यूम उसमें होगा उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब शेप तो आपको पता है, गैस का कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना, वो तो बादल के रूप में आके रैंडम मोशन करते रहते हैं उसके कारण। साइज जो होता है, साइज भी उसका कोई निश्चित नहीं होता। आप अगर उसको क्यूब में रखेंगे तो क्यूब जैसा दिखाई देगा, और जब आप उसको गैस को पहली बात तो हम देख ही नहीं सकते उसको इस तरीके से, और लेकिन फिर भी अगर हम सिलिंड्रिकल बॉक्स में रख देंगे तो सिलिंड्रिकल दिखाई देगा। इसके बाद आती है प्लाज्मा, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ये लिख कर आते हैं एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप लिखिए, तो आपको फिर ये अच्छे नंबर मिल सकते हैं इससे कि प्लाज्मा हमारा क्या होता है। तो आपको मैं प्लाज्मा बताता हूँ कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, ठीक है, जब किसी भी गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो क्या करते हैं, अपने आयंस, ठीक है ना, आयंस में क्या कर देती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, आयंस में डिवाइड हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, सही है। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसमें एक प्लाज्मा वेल्डिंग भी आती है, या लेकिन जब वेल्डिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो फ्लेम होती है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, तो उसके आसपास जो गैस होती है उसका क्या होता है, वो आयनाइज हो जाती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, यानी कि आयन्स में टूट जाना। उसके आयन को हिंदी में आयन ही बोलते हैं, ठीक है ना। आयन में क्या होती है, वो विभक्त हो जाती है। तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है, आयन्स में जब किसी गैस को हम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पहुँचाते हैं कि वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं हमारा प्लाज्मा, ठीक है। फिर अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अब आपने सुना होगा 2012 के आसपास कुछ एक प्रयोग हो रहा था, तो जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर करके एक मशीन बनाई थी, तो ये बोस जो हमारे से इंडियन साइंटिस्ट थे, और आइंस्टीन आपको पता ही है, आइंस्टीन जिन्होंने MC² कर दिया, तो उन दोनों ने मिलके क्या करा कि उन प्लाज्मा को ही कंडेंसेट किया, मतलब उनका संघनन किया। जब संघनन किया तो उसके बाद हमें कुछ नए पार्टिकल मिले, तो उससे हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिला, ठीक। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, ठीक है ना, संघनन। तो हमने क्या करा, उनको संघनित किया, तो संघनित करने के बाद हमारे पास नया एक मैटर निकल आया, उसको उन्होंने बोला उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार फिर से वीडियो को भी देख लीजिएगा, और चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको जो कुछ बताया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उससे। चलिए इसके बाद आते हैं कोई वस्तु है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट्स, ठीक है ना, किसी भी मैटर की स्टेट या अवस्था है, जिसको बोलेंगे हम अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाएं हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, अब अवस्थाएं डिपेंड करती हैं हमारी रिलेटिव मोशन पर, सापेक्ष गति के आधार पर, ठीक है।
तो किस पर आधारित होती है ये हमारी? सापेक्ष गति के आधार पर, जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। सापेक्ष गति पर हमारे डिपेंड करती हैं। सापेक्ष गति पर डिपेंड करती हैं। तो आपकी ये जो स्टेट होती हैं, कोई भी वस्तु क्या हो सकती है, या तो रुकी हुई अवस्था में हो सकती है या चल रही है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से हम देखेंगे, उसी तरीके उसी से कि पहला होता है आपका स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं हम गति की अवस्था। दूसरा होता है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको बोलते हैं हम विरामावस्था। ठीक है ना, विराम की अवस्था या विरामावस्था कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को आपको अभी दूर करना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ मोशन को। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? मान के चलिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, यहाँ से एक रेलगाड़ी आई और निकल गई। ठीक है ना, रेलगाड़ी आई और निकल गई। अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप तो स्थिर अवस्था में हैं, आप किस में हैं? आप तो खड़े हुए हैं। तो जब क्या हो रहा है हमारा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब तो रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर जब इफेक्ट पड़ता है तो उसको बोलते हैं रिलेशन। तो जब एक दूसरे के रिलेटिव में ये क्या हो रहे हैं, गतिशील है। जैसे इसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो उसको क्या लगेगा कि भाई आप पीछे जा रहे हो, और जो आप खड़े हो तो आपको लगेगा कि भाई गाड़ी आगे जा रही है। तो उसको हम बोलेंगे मोशन की अवस्था, यानी कि जो गति की अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन, कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष अवस्था में क्या कर रही हो, परिवर्तन। ठीक है, अभी ये आदमी यहाँ पे था, मान के चलिए यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वो आदमी यहाँ होगा, आप तो यहीं पर हैं। तब क्या होगा, ये इसको बोलेंगे हम स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि आप दोनों की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन अगर हम देखें स्टेट ऑफ रेस्ट, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट होती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष किसमें हो, रुकी हुई अवस्था में हो, यानी कि अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर रही हो, अपनी पोजीशन, जो उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन वो चेंज ना कर रही हो, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, विरामावस्था। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा इसमें। देखिए, मैंने ही बताया कि आप यहाँ पे थे, अब मान के चलिए आप ये गाड़ी रुकी, आप इसी गाड़ी में आके बैठ गए। ठीक है, आप इसी गाड़ी में आके बैठ गए, ये आप हैं और ये जो पहला आदमी था वहाँ पे वो है। जब गाड़ी चलेगी तो आप दोनों साथ में ही तो चलेंगे, समझ में आ रहा है? जब गाड़ी चलेगी तो आप दोनों किस में होंगे, एक दूसरे के लिए किस में होंगे, विराम अवस्था में होंगे। समझ में आ रहा है? जब आप दोनों एक ही गाड़ी पर सवार हैं, सही है। जैसे मान के चलिए भाई ये रोड है, एक कार इसमें है, एक कार ये है, ये दोनों कार हैं, ये दोनों कारें क्या चल रही हैं, सेम स्पीड से चल रही हैं। इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ये दोनों किस में होंगे, विराम अवस्था में होंगे एक दूसरे की। समझ में आ रहा है कि नहीं? या वैसे अगर आप बैठे हुए हैं, वही सीधी सी बात कि आप कहीं बैठे हुए, मान लीजिए चलिए आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, आपके बगल में आपके कोई भी रिश्तेदार वो बैठे हुए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, स्थिर अवस्था में। ठीक है ना, विराम अवस्था स्थिर अवस्था ही बोलते हैं इसको। ठीक है ना, स्थिर अवस्था। तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा कि भाई विराम अवस्था हमारी कब हो सकती है। विराम अवस्था हमारी दो तरीके से हो सकती है, या तो हम दोनों ही किस में बैठे हों, एक ही दोनों विराम अवस्था में हो, यानी दोनों रुके हुए हों, या दोनों सेम स्पीड से चल रहे हों। ठीक है, दोनों क्या हो, सेम स्पीड से चल रहे हो, तो उसको भी हम विराम अवस्था बोलेंगे। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा कि जब हम एक दूसरे के हिसाब से कुछ ना कुछ गति कर रहे होंगे, एक इंसान बैठा होगा दूसरा चल रहा होगा, या दूसरा चल रहा होगा एक इंसान बैठा होगा, तो उसको हम बोलेंगे हम स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा इसको अच्छे से, एक और बार वीडियो को प्ले करिएगा दोबारा से, फिर समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका पाथ ऑफ मोशन। ठीक है ना, पाथ, जिसको हम पथ भी बोलते हैं, हिंदी में पथ बोलते हैं, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, सेम चीज़ है। तो पथ हमारा क्या होता है, देखिए
जैसे मुझे मान के चलिए ये आपका घर है और आपका ये कॉलेज है, ठीक है ना, ये आपका घर है, ये कॉलेज है, ठीक है। अब आप अपने घर से कॉलेज, ऐसा तो है नहीं कि आपने घर पे चुटकी बजाई और डोरेमोन की तरह कॉलेज में जाके निकले, ऐसा तो नहीं होगा। घर से आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक कदम चलेंगे, फिर दूसरा कदम चलेंगे, तीसरा कदम चलेंगे, इस तरीके से कदम चलते चले जाएंगे, ठीक है ना, पैर आगे बढ़ाते जाएंगे और आप जाके कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो ये घर से कॉलेज तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, अगर आप यहाँ पे रुकते तो ये क्या हुई, आपकी पोजीशन हुई, फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से सीधे कॉलेज पहुँच गए। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हम चलेंगे तो भाई मैं एक कदम चला तो ये मेरी पोजीशन, फिर दूसरा कदम चला तो ये मेरी पोजीशन, फिर तीसरा कदम चला ये मेरी पोजीशन। तो सक्सेसिव पोजीशंस का जो भी आपका जो इसको इनको बोलेंगे हम सक्सेसिव पोजीशन। तो आपकी जो सक्सेसिव पोजीशंस हैं उनको हम क्या करें, उनको हम एक लाइन से ड्रॉ कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, पाथ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, लोकस या जो भी हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सक्सेसिव पोजीशंस, ठीक है, लाइन ऑफ सक्सेसिव पोजीशन, यानी जो भी हमारी अवस्थाएं थी, जो भी हमारी पोजीशंस थी, ठीक है ना, स्टेट थी, उन स्टेट्स को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, उसका पथ बोलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ समझ में कि भाई पोजीशन क्या होती है। पोजीशन होती है हमारी जब हम कोई भी चीज़ कोई भी गति कर रहे हैं तो हम अचानक वहाँ पर नहीं पहुँचते। तो इनिशियल से लेके यानी कि प्रारंभिक से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है ना, प्रारंभिक से अंतिम पोजीशन तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा, कदम चलने पड़े, या भाई कोई भी चीज़ है धीरे धीरे होती है, ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्ट यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी लाइन को खींचना है तो इसको बोलेंगे, उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे तो इसको बोलेंगे पथ, ठीक है ना। अब ये आपके जो पथ होंगे ये आपके इसके कुछ टाइप हैं, ठीक है ना। पहला है कर्वीलिनियर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वक्राकार। तो पाथ आपका कैसा हो सकता है, पहली बात तो वक्राकार। अब इसको वक्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा इस तरीके का पाथ, ठीक है ना, ये सर्कुलर भी उसी में आया था, ये भी क्या है, एक वक्र है, ठीक है ना। कर्व आपको पता है, कर्व हम कैसे खींचते हैं, जो प्रकार की सहायता से खींचते हैं, या टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती हैं उनको हम बोलते हैं हम कर्वीलिनियर, ठीक है ना। जैसे हम पेंडुलम की गति देखते हैं इस तरीके से, तो ये भी हमारा क्या है, वक्राकार है, ठीक है। तो आपको इसकी बस आपको इसकी पार्ट बताने हैं। तो इसके बाद दूसरा होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। ये आपको दूसरे नाम से ही मिलता है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर को हिंदी में एक ही वर्ड है और इंग्लिश में आपके दो वर्ड हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील होती है तो उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है आपका रोटेशन मोशन, इसको बोलते हैं हम घूर्णन गति, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, घूर्णन गति हमारी कैसी होती है, एक ही अक्ष पर कोई पिंड किसी अपनी एक्सिस पर क्या करता रहे, घूमता रहे, उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी सर्कुलर है, ये भी हमारा क्या है, एक सर्कुलर पोजीशन में घूमता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो कर्वीलिनियर होता है, कर्वीलिनियर जो होगा, जो भी वक्राकार गति होगी, अगर हम इसमें वृत्ताकार गति को पढ़ें, वक्राकार का ही पार्ट है वृत्ताकार। अब ये वृत्ताकार गति है, इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या होगा, जो इसका जो आर्क का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, मान के चलो ये बॉडी है, ये इस बॉडी से दूर होगा, ठीक है। लेकिन रोटेशन के अंदर क्या होगा, रोटेशन के अंदर जो वस्तु है उसी के अंदर से कोई पॉइंट होगा जिसमें वो रोटेशन कर रहा होगा। जैसे अगर मैं घूमना चाहूँ अपने एक्सिस के बाद तो मेरा जो मेरी एक्सिस होगी जो वो मेरी बॉडी से ही निकलेगी अगर मैं घूमूँ तो, ठीक है, रोटेशन। और अगर मैं क्या करूँ, वृत्ताकार गति करूँ तो क्या होगा कि मैं किसी एक पॉइंट के बाद घूमूंगा। जैसे कोल्हू में बैल घूमता है तो बैल कैसे घूमता है, उसमें उसको बोलेंगे वृत्ताकार गति, ठीक है। और जब झूला चलता है तो झूला उसको जो झूला चलता है खुद, तो झूला क्या चलता है, झूला अपने खुद के सेंटर पे चलता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जैसे अब इसी की तरीके से हमारी क्या होती है, पृथ्वी की गति भी होती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, एक तो घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर। तो जो हमारा होता है ना एक दिन, तो एक दिन में हमारा पूरे एक चक्कर घूम लेती है पृथ्वी, ठीक है ना।
उसके बाद फिर ये पूरा घूम के आता है इस तरीके से 365 दिन में। तो ये हमारा क्या करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वृत्तीय गति। तो सूर्य के चारों ओर जो करता है उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, वो कर्वीलिनियर मोशन के अंदर आता है। और फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो जब आपकी पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री पे झुक कर खुद घूमती रहती है, तो उसको बोलेंगे घूर्णन गति। आई होप आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। भाई रेक्टिलिनियर तो अलग है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है कि वृत्तीय गति में क्या होगा, सेंटर बॉडी से दूर होगा, बॉडी के बाहर होगा। और घूर्णन गति में जो क्या होगा, घूर्णन अक्ष या घूर्णन बिंदु होगा वो किस में होगा, बॉडी के खुद के अंदर होगा। सही है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपके समझ में ना आए दोबारा से वीडियो चलाकर देख लीजिएगा। चलिए फिर इसके बाद है आपका डिस्टेंस या दूरी। अब दूरी क्या होती है आपकी, जब कोई वस्तु गति करती है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्वारा जो जितने भी पाथ उसने कवर किए उन सब की जो माप होगी उसको हम बोलेंगे क्या, दूरी। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप यहाँ से निकले, आपका घर ये है और आपका स्कूल ये है, ठीक है ना, आपका घर ये है और स्कूल ये है। आपने क्या करा कि अपने घर से निकले, घर से इस कोने तक की दूरी है मान के चलिए 10 मीटर, यहाँ तक की है 2 मीटर, यहाँ तक की है 4 मीटर, फिर यहाँ तक की है 1 मीटर और यहाँ तक की है मान के चलिए 5 मीटर। तो आपने क्या करा, टोटल दूरी कितनी तय कवर करी, 10 और 2 12 4 16 और 1 17 और 5 22। तो आपने क्या करा, 22 मीटर आपको स्कूल जाने में लगे, 22 मीटर आपको चलना पड़ा, तो उसको बोलेंगे दूरी। तो क्या करेंगे हम, पहले मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जितने भी आपको पाथ कवर करने पड़े उन सबकी जो माप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट आपकी यह एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं हम अदिश राशि। अब देखिए आपको इसमें किसी भी दिशा का आपको ज्ञान नहीं है भाई, आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको किसी निश्चित दिशा में ही चलना पड़ा। ठीक है, आपको मालूम है कि भाई घर स्कूल है, आप स्कूल में गए पहुंच गए उसमें, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। लेकिन इसी के पैरेलल चलती है एक विस्थापन जिसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको, अब देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है आपके घर से स्कूल तक की मिनिमम दूरी। ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स का मतलब जो भी फाइनल पोजीशन है, इनिशियल, अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मानूँ, इसको फाइनल पोजीशन मानूँ, तो इन दोनों के बीच की क्या होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम विस्थापन। ठीक है, देखिए अगर आपका घर, अगर मान के चलिए यहाँ से एक गली सीधी गई होती, अगर आपकी गली ये सीधी गई होती तो ये आपको थोड़ा सा कम पड़ता। ठीक है ना, आपको घर से स्कूल जाने में थोड़ा सा कम पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम, जो आप लोग बोलते हैं ना कि भाई शॉर्टकट ले लो, ये शॉर्टकट वही है। शॉर्टकट का मतलब ये क्या है, विस्थापन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या बोले मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, फाइनल पॉइंट्स और सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, या हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये लंबवत। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट को बोलते हैं हम लघुत्तम, यानी कि छोटी से छोटी। तो मिनिमम भी सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, मिनिमम भी क्या है, कम से कम। तो विस्थापन क्या होता है हमारा, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे हम विस्थापन। अब जैसे देखिए हमने क्या करा कि मैंने एक सर्कुलर कोई रोड है, ठीक है ना, जैसे अब जो रेस वगैरह होती है उसमें होता है कि भाई हम यहाँ से चले। अब इसमें इन दोनों में अंतर देखिएगा, अंतर क्या होता है।
हम यहाँ से चले, हम मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, अगर मैंने क्या करा, मैं इसका फाइनल पोजीशन मेरी ये है, ठीक है ना, मैं यहाँ से क्या कह रहा यहाँ तक आया, तो ये मेरा देखो जिस पाथ को मैंने कवर किया, जिस पाथ से मैं होकर आया, इसको तो बोलते हैं क्या, हम डिस्टेंस। मैंने यही तो बोला कि जो पाथ हम कवर करते हैं, ठीक है ना, तो जो हम मीज़र करेंगे, जिन जिन रास्तों से हम होके गुजरेंगे, जिन जिन पोजीशन से होके गुजरेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, उसका डिस्टेंस बोलेंगे। तो देखिए आपको पता है सर्कुलर की रेडियस कितनी, अगर सर्कल की रेडियस है r, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, पाई r। भाई टोटल 2 पाई r होती है ना, मैंने आधा चला तो पाई r, तो ये क्या हुई मेरी डिस्टेंस हुई, ये क्या हुई डिस्टेंस हुई। लेकिन अगर मैं इसका निकालना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि सीधा आप क्या करो, पहला पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो, उन दोनों को सीधा एक स्केल लो, स्केल से मिला दो, उससे आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी इसकी विस्थापन। तो ये कितना हो जाएगा, d के बराबर इसके, यानी कि 2r के बराबर। ठीक है, अब याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा, सॉरी याद रखिएगा, आपको इससे याद रहेगा हमेशा के लिए कि डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दूरी क्या होती है आपकी, दूरी हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। कभी भी आपका विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस चीज़ को एकदम गार्ड मार के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो विस्थापन से हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास क्या है, एक क्यूबॉइड रेक्टेंगल है जिसकी ये माप है आपकी 3 मीटर की और ये है आपकी 4 मीटर की, ठीक है ना। अब देखिए मुझे मान के चलिए मुझे जाना है इस पॉइंट से, इसको बोलेंगे हम इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे हम फाइनल पॉइंट। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास एक तो रास्ता कौन सा होगा, इस रास्ते से, ठीक है ना। एक मैं जा सकता हूँ इस रास्ते से, एक मैं आ सकता हूँ इस रास्ते से, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो कितना चलेगा, मेरे को पहले 4 मीटर चलना पड़ेगा, फिर 3 मीटर चलना पड़ेगा, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 मीटर। तो डिस्टेंस मेरी कितनी हुई, डिस्टेंस हुई मेरी 7 मीटर। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैंने शॉर्टकट अपनाया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये क्या होगा मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इन दोनों की जो लंबवत दूरी, हमने क्या करा, बट सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पहला पॉइंट पकड़ना है, दूसरा पॉइंट पकड़ना है, स्केल से मिला देना है, बस इन दोनों को मिलाओ तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री पर होगा। जब 90 डिग्री पर होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर निकलेगा, ठीक है ना, √4² + 3² से, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा 5। तो अब देख रहे हैं ये हमारा कितना है 7 मीटर। अगर मैं इधर से जाता तो 7 मीटर चलना पड़ता है, यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ तो कितना चलना पड़ रहा है मेरे को, केवल 5 मीटर चलना पड़ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, तो 5 मीटर। आपको समझ में आया कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये इनिशियल ये फाइनल, मैं इसको मिला दूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए डिस्टेंस भी सेम है हमारा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस होगा, तो या तो दूरी बराबर होगी विस्थापन के, या क्या होगा, डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेकिन इस केस में हमारा दोनों बराबर होंगे और इन केस में हमारा ये होगा। लेकिन कभी भी आपका ये नहीं होगा कि विस्थापन आपका दूरी से ज़्यादा हो जाए, हमेशा दूरी ज़्यादा रहेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है, ठीक है, तो अच्छे से इसको एक बार खुद लिख के देखिएगा, खुद समझिएगा। और जब वीडियो से एक बार में समझ में ना आए तो उस वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके फिर समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, आपका यूट्यूब का फ़ायदा यही है कि आप उसको बार बार देख सकते हो। तो आप इसको देखिएगा, जब आपको समझ में आने लगे तो रिवीजन करने के लिए, जब आप जैसे आपने 2 वीडियो देख ली, रिवीजन करने के लिए आप क्या करो, सेकंड वीडियो को जब भी आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देखो तो स्पीड को थोड़ा तेज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, खुद नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो नोट्स में या तो प्रोवाइड कराऊंगा अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो आप इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी मेरे इनिशियल डेज हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आपके जो भी PDF वगैरह भी होगा वो सब प्रोवाइड कराएंगे धीरे धीरे। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। और जो भी मेरे अगर कोई कमी दिखती है आपको मेरी वीडियो में, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट जरूर कर दिएगा, जिससे कि मुझे ही पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, तो पढ़िए,